मेरा नाम सुहानी है। मेरे बाबा बहुत गरीब आदमी थे। मेरे बाबा चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। मैं भी अपने बाबा के साथ साथ वह काम करती थी। मैं बचपन से देखते आ रही थी। मेरे बाबा चूड़ियाँ बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। मेरी अम्मा चूड़ियों को बेचा करती थी। हमारा गुजारा ऐसे ही होता था। हम बहुत ही गरीब थे। मुश्किल से खाने पीने के लिए थोड़ी बहुत पैसे हो जाते थे। जब मैं 16 साल की हुई तो मेरी अम्मा इस दुनिया से चली गई। अम्मा के जाने के बाद मेरे बाबा बहुत मायूस रहने लगे। मेरा भी किसी काम में मन नहीं लगने लगा। बाबा भी चूड़ियाँ बनाने के काम छोड़ दिए। लेकिन कुछ दिनों बाद हमारे पास खाने पीने की सारी चीज़ें ख़त्म होने लगी। तभी बाबा फिर से चूड़ियाँ बनाने का काम शुरू कर दिए। रात भर बाबा चूड़ियाँ बनाते थे और सुबह ठेले में चूड़ियों को सजाकर बेचने के लिए निकल जाते थे। यह सब देखकर बहुत दुख होता था। तभी मैंने फैसला कर लिया। मैंने बाबा से कहा, बाबा आप रात को काम करते हो और दिन में भी आराम नहीं करते, आप ऐसा नहीं करेंगे। कल से मैं जाऊंगी चूड़ियाँ बेचने के लिए, आप नहीं जाएंगे। तभी बाबा गुस्सा करने लगे और कहने लगे, यह तुम क्या कह रही हो सुहानी, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम घर में रहोगी। देख लाडो, बाबा प्यार से मुझे लाडो कहकर बुलाते थे। वह कहने लगे, मैं तुम्हें ऐसे गलियों में घूम घूम कर चूड़ियाँ बेचने नहीं दे सकता। जब तक तुम्हारी अम्मा जिंदा थी तुम्हें बाहर कदम भी नहीं रखने दिया। तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखती थी और उसके जाने के बाद मैं तुम्हें गलियों में चूड़ियाँ बेचने के लिए भेज दूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा, बाबा बस बहुत हो गया, अब मैं ही जाऊँगी। आप घर में रहेंगे, आराम करेंगे और चूड़ियाँ बनाएंगे। मैं अपने बाबा से बहस करने लगी। बाबा कहने लगे, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरे जीते जी मैं तुम्हें यह काम नहीं करने दूंगा। और तुम्हें पता है रास्ते में हज़ारों ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं। ज़माना बहुत ख़राब है। तुम बाहर निकल कर चूड़ियाँ बेचने का काम करोगी, बाजार में ठेले लगाकर चूड़ियाँ बेचोगी तो बहुत ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें छेड़ेंगे, तुमसे बदतमीज़ी करेंगे, तो तुम क्या करोगी। तभी मैं कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर किसी ने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। बाबा कहने लगे, नहीं मेरी लाडो, तू बात को नहीं समझ रही, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। बाबा ने मुझे मना कर दिया और बाबा खुद ही रात भर काम करते थे और दिन को बाजार जाकर चूड़ियाँ बेचते थे। मैं अपने बाबा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। खैर हमारा दिन इसी तरह गुजर रहा था। एक दिन बाबा बाजार से लौटते हुए मेरे लिए लाल रंग की चुन्नी लेकर आए। मैं वह चुन्नी देखी तो मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि वह बहुत ही प्यारी चुन्नी थी। मैंने कहा, बाबा यह आप मेरे लिए लाए हो। बाबा कहने लगे, हाँ लाडो, ये तुम्हारे लिए है। अब मुझे तुम्हारे लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कपड़े लाकर जमा करने हैं और थोड़ी बहुत गहने भी जमा करेंगे, तुम्हारी शादी भी तो करनी है। बाबा के मुँह से शादी की बात सुनकर मैं बिल्कुल भी मायूस हो गई। मैंने कहा, बाबा आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर शादी करूंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। बाबा कहने लगे, नहीं बेटी, शादी तो एक न एक दिन करना ही होता है। हर किसी को यहाँ पर एक साथी की ज़रूरत है। तभी मैं कहने लगी, अच्छा ऐसा है तो फिर आप हो ना मेरे साथ। बाबा हंसने लगे, कहने लगे, अच्छा चलो ठीक है, एक दो दुकान का ऑर्डर है, मुझे आज बहुत सारा काम है, मुझे ऑर्डर पर चूड़ियाँ बनाने का काम मिला है। मैंने कहा, बाबा यह तो बहुत अच्छी बात है, चलिए हम मिलकर काम करेंगे। बाबा कहने लगे, तुमसे नहीं होगा। तभी मैं कहने लगी, क्यों नहीं होगा, मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ। बाबा कहने लगे, अच्छा चलो ठीक है, तुमसे आज तक मैं जीत पाया हूँ जो जीतूंगा। मैंने जल्दी से अपने बाबा के लिए खाना लगाया। मैं और बाबा मिलकर खाना खा लिए और चूड़ियाँ बनाने के लिए बैठ गए। मैं थोड़ी देर काम करने के बाद सोने के लिए चली गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं जल्दी से बाबा के पास गई तो देखा बाबा सो रहे थे। मैंने बाबा का पैर दबाया, तभी बाबा का आँख खुल गया। बाबा कहने लगे, अरे लाडो तुम यहाँ। मैंने कहा, बाबा अम्मा की बहुत याद आ रही है। बाबा उठकर बैठ गए और मुझे सीने से लगा लिए और कहने लगे, हाँ बेटी, याद तो मुझे भी आती है तुम्हारी अम्मा का, लेकिन क्या करे, जिंदगी है, जीना तो पड़ेगा ही। अब किसी एक के जाने से हम अपनी ज़िंदगी उसके साथ ख़त्म तो नहीं कर सकते ना। अगर ऐसा होता तो जाने वाले के साथ कितने लोग चले जाते। मैं अपने बाबा के अकेलेपन भी महसूस करती थी। उम्र ढलने के साथ साथ हर एक को अपनी साथी की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। खैर हमारा दिन इसी तरह गुजरने लगा कि तभी एक दिन मेरी ज़िंदगी पूरी तरह तहस नहस हो गई। मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। मेरे बाबा बाजार से घर आ रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया से चले गए। जब मेरे कानों में यह खबर आई तो जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे ऊपर बाप का साया था, वह भी अब नहीं रहा। मेरे कुछ रिश्तेदार थे जो मुझसे मिलने आए। सब लोगों ने अफसोस जताया। मेरे एक मामू थे, उनकी दो बेटियां थी और उनकी पत्नी मामी हम लोगों को ज़रा भी पसंद नहीं करती थी। मेरी अम्मा से उनका रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं रहा था, लेकिन फिर भी बाबा के जाने के बाद मेरे मामू मामी को लेकर और अपनी दोनों बेटियों को लेकर मेरे पास आए थे। तभी मामी कहने लगी, अरे सुहानी, अब तुम तो बिल्कुल अकेली हो गई,
कोई बात नहीं, अब ज़िंदगी है, जीना तो पड़ेगा ही। सुहानी अब देखो, हम हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, तो इसलिए तुम्हें कह दे रही हूँ, आसपास काम खोज लेना, झाड़ू पोछा करने का काम कर लेना, इससे तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी मिल जाएगी और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। मामी की ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तभी मामू कहने लगे, संगीता यह तुम कैसी बातें कर रही हो? सुहानी हम लोगों के साथ रहेगी, मैं सुहानी को अपने साथ लेकर अपने घर जाऊंगा। मैं सुहानी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता, यह मेरी बहन की आखिरी निशानी है, मैं इसे अकेले यहाँ पर कैसे छोड़ सकता हूँ। तभी मामी गुस्से से घूर कर मामू को देखने लगी और कहने लगी, हाँ बोल तो ऐसे रहे हो जैसे हमारे घर में बहुत दौलत है। क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारी खुद 2 जवान बेटियां हैं और ऊपर से एक और जवान लड़की को अपने माथे लेना चाहते हो। अरे तुम मजदूरी करते हो 3-3 लड़कियों को, और घर को कैसे चलाओगे? 3-3 लड़कियों की बहुत सारी ज़रूरतें होती है, उनको कैसे पूरा करोगे? तभी मामू कहने लगे, वह सब तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने कह दिया सुहानी हमारे साथ चलेगी। मैं अपने मामू के साथ मामू के गांव आ गई। मामू की बेटियां भी मुझसे चिढ़ती थी। जब तक मामू घर पर रहते थे तब तक सभी मेरे साथ अच्छे से रहते थे, लेकिन जब मामू काम पर जाते थे तो सब मुझसे ऐसे व्यवहार करते थे जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मामू की दोनों बेटियां अपने कपड़े खोलकर मेरे मुंह पर फेंक देती और कहती, इसे धोकर सुखा दो। मामी किचन के सारे काम दिखा देती और कहती, इतने सारे बर्तन गंदे हैं, उसे धो दो, झाड़ू कर दो, पोछा कर दो। यह सब काम करने से मुझे ज़रा भी दुख नहीं होता था, मैं सारे काम खुशी से कर देती थी। फिर भी मामी मुझसे खुश नहीं होती थी। मेरी हालात नौकरानी के जैसा हो गया था। धीरे धीरे वक्त इसी तरह गुजर रहा था। एक दिन मामी मामू से कहने लगी, सुहानी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखा है, बहुत बड़े घर से है। मामू कहने लगे, अच्छा, यह तो अच्छी बात है, लड़का क्या करता है? मामी बोली, लड़का बहुत दौलतमंद है, उसका अपना खुद का कारोबार है। मामा खुश हो गए। वह कहने लगे, फिर तो अच्छी बात है, हम सुहानी की शादी बहुत जल्द कर देंगे, सुहानी का अपना घर बस जाएगा। मैंने कहा, मामू मेरी तो अभी उम्र भी नहीं हुई है शादी करने की। तभी मामू कहने लगे, मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा अपना घर बस जाए और तुम हंसी खुशी अपने घर में रहो। मामू का कहना भी अच्छा था। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर मेरे साथ बहुत गंदा सलूक किया जाता था। मामी नौकरानियों की तरह मेरे साथ व्यवहार करती थी, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मुझे लड़के की तस्वीर भी नहीं दिखाई गई। मामू ने भी लड़के की तस्वीर नहीं देखी। मामी कहने लगी, यकीन मानो, लड़का बहुत ही अच्छा है और दौलतमंद है। मामू ने लड़के को देखने की कोशिश की, लेकिन मामी कहने लगी, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैंने कहा है, लड़का अच्छा है तो अच्छा है। मामी गुस्सा करने लगी। मामी के आगे मामू खामोश हो गए। मामी बहुत ड्रामा करने लगी। वह कहने लगी, मैं जैसी भी हूँ लेकिन सुहानी के लिए अच्छा ही सोचूंगी, बुरा तो नहीं सोचूंगी, तुम मुझे इतने भी बुरे मत सोचो। तभी मामू कहने लगे, अच्छा ठीक है संगीता, लड़के वालों से बात कर लेना। मामी कहने लगी, मैंने सब कर लिया है, बस वह लोग सीधे बारात लेकर आएंगे। अब इतनी दूर से बार बार देखने दिखाने के लिए तो नहीं आ सकते ना, इसलिए हमने कह दिया है कि आप लोग जब बोलेंगे हम शादी के लिए तैयार हैं, तो उन लोगों ने कहा है 1 हफ्ते बाद वह लोग आएंगे, शादी की रस्म अदा करेंगे। लड़के का इस दुनिया में कोई नहीं है, वह कुछ लोगों को लेकर आएगा और सुहानी से शादी करके ले जाएगा। मेरी शादी की तैयारी होने लगी। मेरे मामा बहुत अच्छे थे, बेचारे, उनके पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे उन्होंने मेरी शादी पर खर्च कर दिए। मामी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वह खुश थी। पता नहीं वह खुश क्यों थी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। खैर, मैं बाबा का दिया हुआ वो चुन्नी निकाली जो मेरे बाबा ने मुझे ला कर दिया था। उस चुन्नी को मैंने सर पर डाला। मैं बेहद खूबसूरत लग रही थी और सोच रही थी, काश मेरी अम्मा और बाबा जिंदा होते तो आज मुझे इस चुन्नी में देखकर कितने खुश होते। बाबा ने कितने प्यार से मुझे यह चुन्नी लाकर दिया था। मेरी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। तभी मामू मेरे पास आए। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगे, मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ यह लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर की हो जाओ और अपना घर संभालो। मामू ने मेरे सर पर हाथ फेरा और वह वक्त भी आ गया। शहर से लड़के वाले आ रहे थे। शादी की तैयारियां हो गई। मामू की दोनों बेटियां मेरे पास आई। वह दोनों मुझे तैयार करके मंडप में ले गए और मुझे बैठा दिए। मैं दूल्हे को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर सेहरा बंधा हुआ था। मैं उसे देख नहीं पा रही थी। मैं इधर उधर देख रही थी तो मामू कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। शादी की सारी रस्में पूरी हो गई। मेरी नजरें मामू को तलाश करती रह गई, लेकिन मामू कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं दिल ही दिल में बहुत रो रही थी। मामी मेरे पास आई। मैंने मामी से कहा, मामी, मामू कहाँ हैं? मामी कहने लगी, मामू बहुत ज़रूरी काम से कहीं गए हैं, शायद वह तुमसे नहीं मिल पाएंगे।
आएंगे। मैं मामू से बिना मिले ही विदा होकर ससुराल आ गई। मैंने अपना ससुराल देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि यह घर तो काफ़ी बड़ा था और यहाँ पर नौकर भी थे। इसका मतलब मामी सही कह रही थी, मामी झूठ नहीं बोल रही थी। मैं तो हैरान हो रही थी और एक पल को खुश भी हो रही थी कि चलो मामी इतनी भी नफरत मुझसे नहीं करती थी। एक औरत मेरे पास आई और मुझे कमरे में लेकर चली गई। उसने मुझे बिठाया और वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाज़ा खुला। मैंने देखा तो वही औरत सामने खड़ी थी। उसने मेरे लिए खाना लाया। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से खाना खा लिया और मैंने जल्दी से अपने हुलिये को ठीक किया और बेड पर बैठ गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं मेरा दूल्हा कैसा होगा। बस मुझे अपने दूल्हे को देखने की जल्दी थी। मैं अपने दूल्हे को देखना चाहती थी, क्योंकि मैंने अभी तक अपने दूल्हे का चेहरा नहीं देखा था। अचानक से मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर एक बहुत ही खूबसूरत और नौजवान लड़का खड़ा था। वह धीरे धीरे कदमों से मेरे पास आ रहा था। उसके हाथों में एक बॉक्स था। वह बॉक्स लेकर मेरे पास आ रहा था। मैंने उसे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद यही मेरा दूल्हा है, क्योंकि यह बहुत ही खूबसूरत और नौजवान था। हाँ, यही मेरा दूल्हा हो सकता था। वो धीरे धीरे कदमों से मेरे पास आ रहा था। मैं बहुत घबरा रही थी। उसके हाथों में जो बॉक्स था वह मेरे करीब आकर एक टेबल था। उस टेबल पर उसने वह बॉक्स रख दिया और वो वहाँ से जाने लगा। मैं सोच रही थी कि यह क्या बात हुई। वह आया और चला गया, मुझसे कोई बात भी नहीं की। क्या मैं उसे पसंद नहीं हूँ? अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो उसने मुझसे शादी क्यों की? मैं अपनी इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक से दरवाजे के सामने एक 60 साल का बूढ़ा नजर आया। वह कमरे में आया। मुझे लगा यह लड़के का कोई रिश्तेदार होगा। मैंने तो सुना था कि लड़के का माँ बाप नहीं है, तो शायद मुझे लगा कि उसका दादा होगा या कोई होगा। लेकिन इस वक्त ये यहाँ क्यों आए हैं? मैंने उनसे कहा, जी आपको कुछ चाहिए? लेकिन वह तो दरवाज़ा लगाने लगा। मैं हड़बड़ा कर बेड से उठ गई। मैंने कहा, अंकल या आप क्या कर रहे हैं? आप कौन हैं? वह कहने लगा, पागल लड़की, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। उसने जैसे ही यह बात कही मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरा दूल्हा नहीं हो। वह कहने लगा, हाँ यकीन कर लो, मैं ही तुम्हारा दूल्हा हूँ और तुमसे शादी करने के लिए पता है तुम्हें तुम्हारी कितनी कीमत दी है। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरे पति नहीं हो सकते, आप मेरे करीब मत आना, देखो मैं अपनी जान ले लूँगी। मेरी बातों से वह हंसने लगा और कहने लगा, इस कमरे में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे तुम अपनी जान ले सको, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से इस दुनिया से जाने दूंगा। वह मेरे करीब आते जा रहा था। मैं चीख रही थी, मैं कह रही थी, देखिए मुझे छोड़ दीजिए, आप में और मुझ में बहुत फ़र्क है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वह कहने लगा, मैं ऐसा ही करूँगा, मुझे तुम जैसी कच्ची कली बहुत पसंद है। वह कहने लगा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें ज़्यादा दिन तक नहीं रखूँगा, बस अपनी ख्वाहिश को पूरी करूँगा और फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। इतना कहकर वह मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया और मुझे बेड पर लिटा दिया। मैं अपने पैर चलाने लगी। उसने मेरे पैरों को बांध दिया, मेरे मुंह को भी बंद कर दिया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मेरा चीखना चिल्लाना सब बेकार था, क्योंकि मैं चिल्ला तो रही थी लेकिन मैं खुद ही सुन रही थी। मेरे चिल्लाने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। उसने मेरे हाथों और पैरों को बांधकर मेरे साथ बहुत गलत किया। उसने मुझे पूरी रात ऐसे दबोचे रखा जैसे कोई जानवर हो। मेरी बर्दाश्त की आखिरी हद पार हो गई और मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मेरे हाथों से रस्सी खुली हुई थी, मेरे पैर भी खुले हुए थे, मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मैं उठकर बैठ गई, इधर उधर देखने लगी। सामने देखा तो दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन किसी ने भी मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं चुपचाप कमरे के एक कोने में बैठ गई। थोड़ी देर बाद फिर से मैंने चिल्लाना शुरू किया, कोई है? दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ से निकालो। अचानक से दरवाज़ा खुला। सामने वही लड़का था जिसे मैंने अपना दूल्हा समझा था। मैंने कहा, तुम कौन हो? वह कहने लगा, मैं इस घर में काम करता हूँ, मैं इस घर का नौकर हूँ, मुझे यहाँ पर काम करते हुए बस 1 महीने हुए हैं। इससे पहले यहाँ पर कोई और काम करता था। यहाँ की नौकर बदलते रहते हैं, साहब को जो पसंद आता है वह उसे नौकरी पर रखते हैं। अगर सही काम करता है तो उसे रख लेते हैं और अगर कोई काम में गड़बड़ी करे तो वह उसे निकाल देते हैं। आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताएं। मैंने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मेरी जान बचा लो। देखो उसने मेरी कैसी हालात बना रखी है, मैं सही से चल भी नहीं पा रही हूँ। तो वह कहने लगा, लेकिन यह तो तुम्हारी मर्जी थी, तुम्हें खुद में समझ होनी चाहिए, तुम इतनी बड़ी उम्र वाली आदमी से शादी कैसे कर सकती हो? मैंने कहा, मुझे फंसाया गया है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरी मामी ने धोखे से मेरी शादी इस बूढ़े
से करवाई है। मैं उसके पैर पड़ने लगी। मैंने कहा, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बचा लो। उसको मेरी आंसुओं पर रहम आ गया। उसने मेरे आंसुओं को साफ किया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकाला। वह कहने लगा, जाओ, चली जाओ यहाँ से। अगर साहब को पता चल गया कि मैंने तुम्हें यहाँ से भगाया है तो वह मेरी जान ले लेंगे। मैंने कहा, पर मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वह कहने लगा, तुम जहाँ भी जाओ लेकिन यहाँ से चली जाओ। देखो, मेरा भी कोई ठिकाना नहीं है। मेरा बाप है जो नशे में धुत रहता है। अगर मैं उस घर में तुम्हें लेकर जाऊँगा तो तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, क्योंकि मेरा बाप बहुत गिरा हुआ आदमी है। बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ पर काम मिला है, 2 वक्त की रोटी मिलती है और काम करता हूँ। मैंने उससे कहा, तुम्हारा बहुत एहसान रहेगा मुझ पर। मैं दुआ करूँगी कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले। मैं वहाँ से निकल आई। मैं दुल्हन की जोड़ी में ही थी। मैं रास्ते में चलती आ रही थी। मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लग गई। मेरे आसपास कुछ लोग थे, उन लोगों से मैंने पानी मांगा और पी लिया। मैं चलती जा रही थी। मुझे आगे कोई भी मंजिल नज़र नहीं आ रहा था। मैं थक हार कर एक जगह पर बैठ गई। सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपने मामू के पास लौट कर जा सकूं। तभी सामने एक बहुत बड़ी काले रंग की कार आकर रुकी। उसमें से बहुत ही खूबसूरत नौजवान मर्द गाड़ी से नीचे उतरा। वह फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। वह कह रहा था कि जो भी हो, जैसे भी लड़की हो, बस उसे मेरे पास लेकर आओ। मुझे आज इसी वक्त शादी करनी है। अगर मेरी शादी आज नहीं हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वह फ़ोन पर किसी पर बहुत गुस्सा कर रहा था। कह रहा था, लड़की जैसी भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई भिखारी भी मिले तो भी लेकर आओ, लेकिन बस लड़की होनी चाहिए। इतना कहकर उसने गुस्से से फ़ोन काट दिया। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मैं आपसे शादी करूंगी। उसने मुझसे ना ही नाम पूछा और ना ही कुछ कहा। उसने सीधे मेरा हाथ पकड़ा और सीधे मुझे कोर्ट के अंदर लेकर चला गया। वकील थे और सामने जज था। उसने वकील से कहा, यह रही मेरी दुल्हन और आज इसी वक्त मेरी शादी होगी। वकील ने हमारे सामने पेपर बढ़ाया। उसमें उसने अपना साइन किया। उसका नाम प्रताप सिंह था। उसके साथ मैंने अपना साइन किया। हम वहाँ से निकल गए। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और एक बहुत बड़े से घर में लेकर आ गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि यह घर तो बहुत बड़ा था। वह मुझे अपने साथ अंदर लेकर चला गया। घर बहुत खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं तो इस इंसान को जानती भी नहीं थी। मैंने तो बस इससे शादी कर ली। अब यह मुझे जो भी करता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। मेरी जान भी ले ले तो भी मुझे गम नहीं था, क्योंकि मेरे पास अब बचा ही क्या था। उस बूढ़े हैवान ने तो मेरी इज्जत पहले ही ख़त्म कर दी। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। अब मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी क्या मोड़ लेगी। अचानक से एक लड़की मेरे पास आई। वह कहने लगी, मालकिन, चलिए मैं आपको प्रताप साहब के कमरे में छोड़ देती हूँ। वह मुझे एक कमरे में ले गई। इस कमरे को गौर से देखने लगी। एक अलग ही सुकून मिल रहा था इस कमरे में। उस लड़की ने मुझे खूबसूरत सा ड्रेस ला कर दिया और कहने लगी, मालकिन, आप कपड़े बदल लें। इतना कहकर वह चली गई। मैंने कपड़े को देखा। कपड़ा बहुत ही खूबसूरत था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत कपड़े देख रही थी। ऐसे कपड़े तो अमीर लोग ही पहनते हैं। मैं कुछ देर तो इस कपड़े को ही देखते रह गई। फिर मैंने जल्दी से कपड़ा चेंज कर लिया। तभी अचानक से सामने वह नौजवान मेरे पास आ गया। मैं डर से कांपने लगी। मुझे लगा कि जो उस बुढ़े ने मेरे साथ किया था, यह भी वही करेगा। मैंने कांपते हुए उनसे कहा, मुझे कुछ खाने को मिलेगा, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। वह कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें जो चाहिए होगा तुम बस रीना को बोल देना। तुम्हें जो भी खाने को दिल करे उसे कह देना, वह तुम्हें ला कर दे देगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम सुहानी है। वह कहने लगा, नाम अच्छा है, तुम भी अच्छी हो, लेकिन तुम दुल्हन के जोड़े में और अचानक से मेरे पास। मैंने कहा, साहब मेरी बहुत लंबी कहानी है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी मामी ने धोखे से 60 साल के बुढ़े के साथ मेरी शादी करवा दी। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। एक फरिश्ता था जिसने मेरी मदद की। अगर वह ना होता तो शायद मैं उस बुढ़े के चंगुल से कभी आज़ाद ना हो पाती। सामने कोई मंजिल नज़र नहीं आ रहा था। मैंने आपको फ़ोन पर बातें करते हुए सुना। जिसकी कोई मंजिल नहीं होती वह आखिर कहाँ जाए, इसलिए मैंने आपसे शादी करने का इरादा कर लिया। आप फ़ोन पर कह रहे थे कि आपको बस एक लड़की चाहिए शादी के लिए। तभी वह कहने लगा, हाँ मेरी भी एक अलग कहानी है, लेकिन तुम नहीं समझोगी। मैंने कहा, क्यों? आप मुझे बताइए, मैं समझूंगी। वह मुस्कुराने लगा। उन्होंने रीना को आवाज़ दिया और मेरे लिए खाने को कुछ लाने के लिए कह दिया। रीना बहुत सारी खाने की चीज़ें लेकर आ गई। मैंने जल्दी से खाना खाया। मैं बहुत थकी हुई थी। मैंने बिस्तर देखा तो मैं वहीं पर गिर पड़ी। मुझे सुकून का नींद आया। जब मेरी आँख खुली तो रात के 10 बज रहे थे। मैंने अपने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने रीना को आवाज़ दिया। वह मेरे
पास आई। मैंने कहा, साहब कहाँ हैं? वह कहने लगी, साहब तो दूसरे कमरे में है। यह सुनकर मुझे बहुत सुकून आया। मुझे तो लगा था कि यह आदमी भी मुझे शादी करके लाया है तो मेरे करीब ज़रूर आएगा और जो मेरे साथ हुआ वह फिर से मेरे साथ किया जाएगा, लेकिन इन्होंने तो मुझे हाथ भी नहीं लगाया और मुझे अकेला छोड़ दिया और ख़ुद दूसरे कमरे में सोने चले गए। यह सोचकर मैं जितनी हैरान हो रही थी उतने ही मेरे दिल में हलचल हो रही थी। अपनी दबी हुई कदमों के साथ मैं साहब के कमरे में गई। मैंने देखा तो वह खिड़कियों के पास खड़े कुछ सोच रहे थे। मैंने कहा, साहब क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे उसके पास जाने से ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। मैं 16 साल की थी और वह लगभग 38 साल के होंगे। वह कहने लगे, हाँ आ जाओ, तुम सो गई थी, अब ठीक हो? मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? वह कहने लगे, हाँ पूछो। मैंने कहा, आप इतनी जल्दी में क्यों थे और आपको शादी क्यों करना था? आपने मुझसे मेरा नाम भी नहीं पूछा। मैं जब आपके सामने आई और मैंने आपको कहा मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ तो आपने मुझसे ना मेरा नाम पूछा और ना ही मेरा घर परिवार, सीधे मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गए और मुझसे शादी भी कर ली और अपने घर भी ले आया। इतना तो बता ही सकते हैं, मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि मैं आपकी बातों को समझ ना सकूँ और आपको देखकर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। वह कहने लगा, सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, अभी सही वक्त नहीं आया है। जाओ अपने कमरे में सो जाओ। मैं मुंह लटकाए चली आई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। उन्होंने मुझे कभी तंग करने की कोशिश नहीं की। मेरे पास हर ऐसो आराम था, रहने के लिए घर था, पहनने के लिए कपड़े थे, खाने के लिए हर चीज़ थी। प्रताप जी मेरे लिए गिफ्ट भी लाते थे, मेरे लिए खूबसूरत कपड़े भी लाते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था और 2 साल गुजर गए। इन 2 सालों में प्रताप जी ने मुझे कभी भी हाथ लगाने की कोशिश नहीं की। मैं पूरे 18 साल की हो गई। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि इन 2 सालों में मैं प्रताप जी से मोहब्बत करने लगी थी और आज मैंने सोच लिया था मैं उनसे अपने प्यार का इजहार करूंगी। उन्होंने मुझे पहली बार जो कपड़ा लाकर दिया था आज मैं उसी को पहनकर खुद को तैयार करके प्रताप जी का इंतजार कर रही थी। आज मैंने सारे नौकरों की छुट्टी दे दी थी। इस घर में सिर्फ मैं अकेली थी। मैं सोफे में बैठी प्रताप जी इंतजार कर रही थी कि तभी दरवाजे का डोर बेल बजता है। मैं दौड़कर दरवाजे को खोलती हूँ लेकिन उस वक्त मेरे होश उड़ जाते हैं क्योंकि सामने जो आदमी था उसे देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरे चेहरे से पसीना टपकने लगा, मेरी हालात खराब होने लगी। ऐसा लगा जैसे कि अब सांस रुक जाएगी। वह इंसान कोई और नहीं, वही बुड्ढा था जो मुझे शादी करके शहर में लाया था। जब उसने मुझे देखा तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। वह मुझे फटी आंखों से घूर कर देख रहा था। उसने मेरे सीने पर हाथ मारा और धक्के देकर अंदर आ गया। वह कहने लगा, तो तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ हो, लेकिन तुम यहाँ आई कैसे? यह तो पता लगाना होगा। वह कहता जा रहा था और मेरे आसपास चक्कर काट रहा था। मैं तो ऐसे खड़ी थी जैसे मुझ में जान ही ना हो। घर में कोई भी नहीं था जो मेरी मदद करता। मैं भागने की कोशिश करने लगी तो उस आदमी ने मुझे दबोच लिया और मुझे ज़मीन पर पटक दिया। उसने मुझे जोरदार थप्पड़ मारी। मेरे चेहरे पर उसके हाथों के निशान पड़ गए। मैं फिर भी अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी लेकिन उसने मेरी बहुत ही गंदी हालात कर दी। मेरी बालों को पकड़कर मुझे दीवारों में पटक दिया। मेरी नाक से खून बहने लगी। मैं आज इतनी खूबसूरत लग रही थी, वह खूबसूरती मेरी बदसूरती में बदल गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। मुझे घसीटते हुए उसने घर से बाहर निकाला। तभी अचानक से प्रताप जी की गाड़ी आई। उस गाड़ी को देखकर मेरी जान को सुकून मिला। उस आदमी ने मुझे फौरन छोड़ दिया। प्रताप जी गाड़ी से उतरकर सीधे मेरे पास आए। वह मेरे हालात देखकर समझ गए कि मेरे साथ क्या हुआ है। उनकी आंखों को मैंने देखा तो आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह बुढ़ा कौन है और प्रताप जी से इनका क्या ताल्लुक। तभी अचानक से प्रताप जी चीखने लगे। प्रताप जी कहने लगे, इससे पहले कि मैं अपना होश खो बैठूं, मैं भूल जाऊं कि आप कौन हैं, यहाँ से जल्द निकल जाइए। तभी वह बुढ़ा कहने लगा, हाँ ठीक है चला जाता हूँ। मैं तो बस तुम्हें यह कहने आया था कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। प्रताप जी कहने लगे, तो आप कहीं भी जाओ, आपने मुझे बताने की तकलीफ क्यों की? चले जाएं। तभी वह बुढ़ा कहने लगा, हाँ लेकिन जाने से पहले सोचा तुम्हें देख लेता हूँ, कितने खुश हो अपनी पत्नी के साथ। लेकिन यहाँ तो जिसे तुम अपनी पत्नी बनाकर लाए हो उसके लिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हारा तबीयत और भी अच्छा हो जाएगा। ये जो तुम्हारी पत्नी है ना, उसके साथ भी मैं रात गुजार चुका हूँ। उसका इतना कहना था कि प्रताप जी अपने हाथों को दीवार में मार लिए। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। जब उन्होंने अपने हाथों को दीवार में मारा तो उनके हाथों से खून बहने लगी। मैंने उनके हाथों को पकड़ा। वह बुढ़ा इतना कहकर चला गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। प्रताप जी ने मुझे झटका और वह अंदर चले गए। टेबल पर पानी की गिलास रखी हुई थी। उन्होंने उस गिलास को उठाया, घूट घूट करके पानी पीने लगे। पानी पीकर गिलास को इतनी ज़ोर से रखा कि वह गिलास टूटकर उसकी कांच
प्रताप जी के हाथों में चुभ चुकी थी। यह देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने कहा, प्रताप जी, आप अपने आप को चोट क्यों पहुंचा रहे हैं? वह कहने लगे, जो बात उन्होंने कहा क्या वह सच था? मैंने कहा, हाँ, यह सच है। तभी वह चीखने लगे और चिल्लाने लगे। वह खुद पर गुस्सा करने लगे, अपने आप को चोट पहुंचाने लगे। मैंने कहा, ऐसा मत कीजिए प्रताप जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। आप चाहे तो मुझे छोड़ दें, इस घर से निकाल दें, अपनी ज़िंदगी से मुझे निकाल दें, लेकिन खुद को चोट न पहुँचाएं। चली जाऊँगी, मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊँगी। उन्होंने मुझे ज़मीन से उठाया और अपने गले से लगा लिया। वह कहने लगे, नहीं सुहानी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। कसूर तो उस दरिंदे का है जिसे मैं हमेशा दूर भागता था, लेकिन क्यों वह मेरी ज़िंदगी में उसका परछाई पड़ ही जाता है। मैं उससे जितना दूर भागता हूँ वह मेरे उतना ही पास आ जाता है। उसने तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। मैंने कहा था ना, सही वक्त आने पर मैं तुम्हें बताऊँगा, मेरी भी एक अलग कहानी है। वह कहने लगा, मेरी माँ बहुत ही सीधी औरत थी। यह जो आया था ना, इस वक्त वह मेरा सौतेला बाप है। जब मैं 2 साल का था तब मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। मेरी माँ नाना के साथ रहने लगी। नाना और पापा की इतनी दौलत थी कि मेरी माँ से कोई भी शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन मेरे नाना को अच्छे लड़के का तलाश था। यह जो मेरा सौतेला बाप है वह मेरे नाना का दोस्त का बेटा था। मेरे नाना ने बहुत ही उम्मीद से इस आदमी से मेरी माँ की शादी करवा दी, लेकिन उसने मेरी माँ को कभी भी खुश नहीं रखा। मेरे नाना ने अपनी सारी दौलत इस आदमी के नाम कर दिया कि शायद इससे यह मेरी माँ को खुश रखे। मेरे नाना इस दुनिया से चले गए। मेरे पापा की प्रॉपर्टी मेरी माँ की हो चुकी थी। इस घटिया आदमी ने सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की दौलत पर नजर रखा। इसने मुझे कभी बाप का प्यार नहीं दिया। मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई और यह मेरी माँ के पैसों से ऐश करने लगा। बहुत गंदे गंदे शौक पालने लगा। कम उम्र की लड़कियों को घर पर लाता और उनके साथ रात गुजारता। मैं यही सब देखकर बड़ा हो रहा था, लेकिन जब मुझे समझ हुई तो मैं उसे और उस घर को छोड़कर मैं अपने पापा के घर पर आ गया। मेरी माँ के नाम जो प्रॉपर्टी थी, माँ ने वह प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी, लेकिन वसीयत के हिसाब से नाना ने जो प्रॉपर्टी मेरे सौतेले बाप के नाम किया था, उस हिसाब से मैं जिस दिन शादी करता मेरे नाना के प्रॉपर्टी भी मेरे नाम हो जाता। मुझे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं था, लेकिन मैं उस आदमी के हाथ में 1 रुपया भी नहीं रहने देना चाहता था, क्योंकि वह मेरे नाना के पैसों से ऐश करता था, गलत काम करता था। इसलिए मैं वह सारी दौलत अपने हिस्से में लाना चाहता था और मैं गरीबों में बांटना चाहता था। लेकिन मुझे शादी से नफरत थी। शादी नाम से नफरत करता था। मुझे शादी नहीं करना था, क्योंकि मैंने अपनी माँ को हमेशा तड़पते हुए देखा। मैं जो देखकर बड़ा हुआ था, मुझे ऐसा लगने लगा था कि वह आदत मेरे अंदर भी आ जाएगी और मैं भी उस हैवान की तरह ही बन जाऊंगा। और मैं किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। मुझे लगता था कि शायद कहीं पर लड़कियां अच्छी होती है तो लड़के नहीं, और लड़के अच्छे होते हैं तो लड़कियां नहीं। मुझे लगता था कि अगर मैं किसी से शादी करूंगा तो मुझे भी कोई लड़की मेरे पैसों से प्यार करेगी। फिर भी मैंने सोचा, अंजाम जो भी हो, मुझे उस आदमी के पास एक फूटी पैसे भी नहीं छोड़ना है। इसलिए मैं उस दिन वकील से फ़ोन पर बातें कर रहा था कि जो भी लड़की हो, जैसी भी लड़की हो, चलेगी। और फिर मुझे तुम मिल गई। बिना कुछ सोचे समझे तुमने मुझसे शादी कर ली। मैं तो तुमसे उसी दिन से मोहब्बत करने लगा था, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत का कभी इजहार नहीं कर पाया। अगर मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। तुम उम्र में छोटी थी और मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारी सारी जख्मों को भरना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मेरी धड़कनें ज़ोर ज़ोर से धड़क रही थी। उन्होंने मुझे गोद में उठाया और अपने कमरे में ले आया। उन्होंने मेरी हर एक जख्म को प्यार से भर दिया। मैं भी उनकी बाहों में सुकून से पूरी रात गुजारी। हमने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की और देखते देखते 1 साल बीत गया। हमारा एक खूबसूरत सा बेटा हुआ जिसका नाम मैंने आर्यन रखा। आर्यन उस इंसान का नाम है जिसने मुझे उस नर्क से निकाला था। अगर वह ना होता, वह मुझे वहाँ से ना निकालता, तो शायद मैं प्रताप जी के पास नहीं होती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।